हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पीवाईक्यू सीरीज फॉर आरआरबी एनटीपीसी का पार्ट सेकंड वीडियो, और इसमें भी हम अराउंड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई रहती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज Where is Birsa Munda International Hockey Stadium located? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राउरकेला। तो राउरकेला विच इज लोकेटेड इन ओडिशा, यहाँ पर बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम लोकेटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की, तो एक ट्राइबल लीडर थे ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो रीजन के। ये आपने ध्यान में रखना है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन के एक ट्राइबल लीडर थे और अपनी एक तरीके से ऑटोनॉमी चला रहे थे अमंग हिज पीपल। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल लीडर, या फिर गॉड की तरह भी कंसिडर करते थे द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी। सो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन राउरकेला, ओडिशा. It is one of the prominent hockey stadiums in India, named after the tribal leader Birsa Munda. The stadium is known for hosting national and international hockey matches. This you have to keep in mind. इसके अलावा अगर हम बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में जो फेमस हॉकी का स्टेडियम लोकेटेड है, इट इज कलिंगा स्टेडियम। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, कलिंगा स्टेडियम। इफ यू टॉक अबाउट जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में लोकेटेड है टाटा स्टील हॉकी स्टेडियम। तो टाटा स्टील हॉकी स्टेडियम ये लोकेटेड है जमशेदपुर में, और रांची में लोकेटेड है रांची हॉकी स्टेडियम, और ये यहाँ पर भी छोटे हॉकी के इवेंट्स या फिर लोकल स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी कंट्री के फर्स्ट हॉकी स्टेडियम की, तो इट वाज द हॉकी स्टेडियम ऑफ कर्नाटका। ये आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटका में इस्टेब्लिश हुआ था हमारी कंट्री का ओल्डेस्ट हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम है हॉकी स्टेडियम ऑफ बेंगलुरु, और अराउंड 1900 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की, तो ये ट्राइबल लीडर थे और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम कह सकते हैं मुंडा रिबेलियन या फिर मुंडा अपराइजिंग की थी। तो आपसे पूछा जाए कि ये कौन से ईयर में हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1899 से लेकर 1900 के बीच में ये मुंडा अपराइजिंग या मुंडा रिबेलियन हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच स्टेट इन इंडिया वॉज मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब। सो द स्टेट ऑफ पंजाब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा था बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो द स्टेट ऑफ पंजाब was most significantly transformed by the Green Revolution in India. It was the first to experiment with modern farming techniques use हुई थी basically Green Revolutions में, including the use of HYV seeds. HYV stands for High Yielding Variety Seeds. तो ये seeds यूज़ किए गए थे Green Revolution में। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि जो कैनाल्स थे इनको यूज़ किया गया था फॉर इरिगेशन पर्पस, और फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया गया था। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वर आल्सो यूज्ड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड बिकेम द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। तो पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब को और फेमसली द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, तो पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं ये 5 रिवर्स, सो दीज 5 रिवर्स आर झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज। तो दीज आर द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब जो पंजाब में बहती हैं। देयरफॉर पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अराउंड 1960s में आया था, और अगर हम बात करें कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, so MS Swaminathan is known as the father of green revolution in India. This you have to keep in mind. तो इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में हमने डिस्कस किया केरला। तो केरला बेसिकली फेमस है अपने एडवांस लेवल ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए। मोर ओवर इट इज़ द फर्स्ट लिटरेट स्टेट ऑफ द कंट्री, फर्स्ट कम्प्लीटली लिटरेट स्टेट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को ग्रीन रिवॉल्यूशन से फ़ायदा हुआ था, बट इन द फील्ड ऑफ कॉटन प्रोडक्शन में
एंड शुगर केन प्रोडक्शन में महाराष्ट्र एक तरीके से ग्रो किया बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और वेस्ट बंगाल में इतने सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं देखा गया ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1%. तो जो ग्रीन हमारे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ये सन से एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और सन की एनर्जी का कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं? 1% कंज्यूम करते हैं. इसके अलावा जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनको जो हर्बीवोरस या फिर जो नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल के बींग्स कंज्यूम करते हैं, वो प्लांट्स की एनर्जी का 10% कंज्यूम करते हैं. और इसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल आता है वो इनका 10% करते हैं, और इसको ही हम 10% लॉ के नाम से जानते हैं. अगर हम बात करें 10% लॉ किसने दिया था, तो लिंडन ने 10% लॉ दिया था. लिंडमैन ने 10% लॉ को दिया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स कैप्चर रफली 1% ऑफ द सोलर एनर्जी दैट रीचेस द अर्थ सरफेस. तो सन से 1% एनर्जी ली जाती है प्लांट्स के द्वारा, और प्लांट्स के टोटल एनर्जी से जो हम कंज्यूम करते हैं वो उसका 10% करते हैं, और जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंज्यूम करता है वो उसका 10% कंज्यूम करते हैं. ऐसे ये साइकिल चलती जाती है. द एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द फूड चेन. सो फोटोसिंथेसिस इट इज द बेसिस ऑफ द फूड चेन. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में ग्रीन लीव्स इन्वॉल्व होती हैं. ग्रीन लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, स्टोमेटा एक तरीके से काम करता है ऑफ द एक्सचेंज ऑफ एयर फ्रॉम द प्लांट टू द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर. ये भी आपको ध्यान में रखना है. और ग्रीन प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. ये भी आपने ध्यान में रखना है. क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है. इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स में कौन सा मेटल पाया जाता है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, सो दैट विल बी मैग्नीशियम. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज India's first artificial satellite dash was launched in space by Indian Space Research Organization. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट. तो आर्यभट्ट was the first artificial satellite which was launched by India with the help of USSR. ये भी आपने ध्यान में रखना है. So on April 19th, 1975, India launched Aryabhat, the first satellite marking a giant leap in space exploration. और ये हमने USSR की मदद से लॉन्च किया था. अगर बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट ये जो नाम रखा था है, ये एक इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम से इस सैटेलाइट का नाम रखा गया था. और इसका वेट था 360 kg. इट सिंबलाइज्ड इंडियाज बोल्ड ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, मेकिंग द कंट्री द 11th नेशन टू रीच द ऑर्बिट. ये आपको ध्यान में रखना है. इंडिया बिकेम द 11th नेशन टू रीच द ऑर्बिट बाय लॉन्चिंग इट्स सैटेलाइट आर्यभट्ट. ये भी आपको ध्यान में रखना है. And it was a kind of historic moment that ignited the revolution. हम कह सकते हैं स्पेस रिवॉल्यूशन को इग्नाइट करने वाला ये इवेंट था ऑन 19th of April 1975. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इसके अलावा अगर हम बात करें भास्करा की, तो भास्करा 1 ये इंडिया की सेकेंड सैटेलाइट थी जो 1979 में लॉन्च की गई थी. ये भी हमने सोवियत यूनियन की हेल्प से लॉन्च की थी. ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुपद. सो ध्रुपद इट इज नॉट एन एग्जाम्पल और नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक. अदर देन दैट इट इज अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. वन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इज ध्रुपद, एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, नॉट द कार्नेटिक म्यूजिक. अगर हम बात करें कार्नेटिक म्यूजिक के ओरिजिन की, तो ये सदर्न इंडिया में देखी जाती है, जबकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स. की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कार्नेटिक म्यूजिक में एम्फेसिस दिया जाता है और वोकल म्यूजिक एंड इम्प्रोवाइजेशन, यूज ऑफ रागास एंड मेलोडिक स्केल्स. And other important composers of Carnatic music are Muthuswami Dikshitar, Tyagraj, and Shyama Shastri. These are the examples or these are the examples of important music composers of the Carnatic music. ये भी आपको ध्यान में रखना है. और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोड मैप टू अचीव डेवलपमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिशन वात्सल्य. तो मिशन वात्सल्य को लॉन्च किया गया था फॉर अचीविंग द डेवलपमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज को अचीव करने के लिए एक तरीके से लॉन्च किया गया था मिशन वात्सल्य को. ये आपने ध्यान में रखना है. अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज लाइक the Mission Vatsalya scheme is considered as a roadmap to achieve development and child protection priorities aligned with the sustainable development goals. अगर हम बात करें चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हमारी कंट्री में कौन कौन से लॉज या एक्ट्स को पास किया गया था, तो सबसे पहले आता है द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट. ये पास हुआ था इन द ईयर 2000 में, और इसको रिफॉर्म किया गया था इन द ईयर 2015 में. ये आपको ध्यान में रखना है. चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है. द फर्स्ट थिंग टू नोट. इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज को एक तरीके से रोकने के लिए 2006 में ये एक्ट को पास किया गया था. ये आपको ध्यान में रखना है. द थर्ड वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट. So protection of child from the sexual offense act, this was passed in the year 2012. तो ये कुछ important acts हैं जो पास किए गए थे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सच ऑफेंसेस. तो ये आपको ध्यान में रखना है. 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज को एक तरीके से रोकने वाला एक्ट. इसके अलावा चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 में, और ये एडिट हुआ था, एक तरीके से अमेंड हुआ था 2015 में. और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस, ये पास हुआ था 2012 में. ये भी आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये पास हुआ था 1986 में. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. द ब्रह्मो समाज वॉज अर्लियर नोन एज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मो सभा. तो ब्रह्मो समाज का अर्लियर नेम था ब्रह्मो सभा. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ब्रह्मो समाज वॉज इनिशियली नोन एज ब्रह्मो सभा. अगर हम बात करें ब्रह्मो सभा की, तो इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय. इट लेटर बिकेम नोन एज ब्रह्मो समाज. The change to ब्रह्मो समाज happened in the year 1830. Sometimes एग्जाम्स में ऐसा भी पूछा जाता है कि ब्रह्मो जो सभा थी उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1828 हो जाएगा आपका आंसर. और ब्रह्मो समाज का पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1830 करेक्ट आंसर. इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने आत्मीय सभा का फॉर्मेशन भी किया था. और ये कब किया था इन्होंने? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का फॉर्मेशन किया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अदर डिविजन्स ऑफ ब्रह्मो समाज की, तो ये है आदि ब्रह्मो समाज. ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है. आदि ब्रह्मो समाज ये फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1866 बाय देवेंद्र नाथ टैगोर. काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. इसके अलावा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये भी 1866 में आया था. एंड इसको किसने फाउंड किया था? केसी सेन ने इसको फाउंड किया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाएगा. बिफोर दैट हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. तो इसके अलावा अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो राजा राम मोहन रॉय इनको फादर ऑफ इंडियन रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है. ये आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय इनको द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न इंडिया मेकर ऑफ द कंट्री के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन रॉय को. इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द आर्य समाज इसका फॉर्मेशन हुआ था 1875 में बाय दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुआ था. ये आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज 1867 में बना था, और इसके जो फाउंडर थे वो थे आत्माराम पांडुरंग. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा फर्स्ट में है वेद समाज. अगर हम बात करें वेद समाज की, तो वेद समाज भी एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था जो साउथ इंडिया में चलाया गया था इन द ईयर 1864 बाय के.एस. नायडू. तो के.एस. नायडू इसके मेन लीडर थे, के.एस. नायडू, और इनके साथ केशव चंद्र सेन यानी केसी सेन ने इस मूवमेंट को चलाया था वेद समाज को. तो हमने क्या डिस्कस किया? वेद समाज 1864 बाय के.एस. नायडू एंड केसी सेन. इसके अलावा प्रार्थना समाज 1867 बाय आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज 1875 बाय दयानंद सरस्वती, एंड ब्रह्मो समाज 1830 बाय राजा राम मोहन रॉय.
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। महावीर जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ द लॉर्ड महावीरा हु इज द डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। महावीर जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा हु इज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ही इज कंसिडर्ड एज द लास्ट तीर्थंकर सक्सीडिंग द पारशुनाथ। तो इनसे पहले 23rd तीर्थंकर की बात करें तो इनका नाम था पारशुनाथ। अगर बात करें महावीर जी की तो महावीर जी इनका जो सिंबल था वो था लायन, ये आपको ध्यान में रखना है। इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म ये थे ऋषभनाथ, ये आपको ध्यान में रखना है, ऋषभनाथ एंड ऋषभनाथ इनका जो सिंबल था वो था बुल। तो बुल इनका सिंबल था, बुल या फिर ऑक्स इनका सिंबल कंसिडर किया जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड द इंदौर घराना। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि उस्ताद आमिर खान। तो उस्ताद आमिर खान इनको कंसिडर किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ द इंदौर घराना। इंदौर घराना इज वन ऑफ द वोकल घरानाज ऑफ द Indian classical music. It was founded by Amir Khan, who studied the styles of Abdul Wahid Khan, Aman Ali Khan, Razab Ali Khan, and Abdul Karim Khan, and the amalgamated their styles. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें ओल्डेस्ट घराना की तो ओल्डेस्ट घराना था ग्वालियर घराना, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्वालियर घराना इट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट घराना ऑफ इंडिया। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, द ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराना इसको एक तरीके से कंसिडर किया जाता है एज द ओरिजिन ऑफ गंगोत्री और द ख्याल राग, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसिसिव बैटल्स इन इंडिया। डिसिसिव मतलब जिसके ऊपर मेजर डिसीजंस या फिर मेजर जो आउटकम्स है वो डिपेंड करते हैं। अगर बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की तो 1526 में इसको लड़ा गया था और इसका रीजन है इट ब्रॉट इनटू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड एज मुगल्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए both A and R are true and R is the correct explanation of A, यानी ऑप्शन नंबर A इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तीनों बैटल्स ऑफ पानीपत हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की तो ये लड़ा गया था 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी ऑफ द लोदी डायनेस्टी, इज कंसिडर्ड एज अ पिवोटल बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। बाबर्स विक्ट्री एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। तो बाबर ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर of Mughals in our country India. Rule in India, marking an arrival of a new dynasty. Therefore, the statement the first battle of Panipat was one of the decisive battles of India is true. Since the battle brought Babur and Mughals into the power and the reason is also true for this question. अगर हम बात करें इन तीनों battles of पानीपत की, अगर हम बात करें first battle of पानीपत की तो it was fought between Babur एंड इब्राहिम लोदी इन द ईयर 1526, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगर हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की तो ये लड़ा गया था 1556 में। ये किसके बीच में लड़ा गया था? इट वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू के बीच में लड़ा गया था। हेमू एक हिंदू रूलर थे और यहाँ पर अकबर की जीत हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगर हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तो ये 1761 में लड़ा गया था एंड इट वॉज फॉट बिटवीन मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह दुरानी। तो मराठा एम्पायर एंड आई एम राइटिंग ओवर हियर मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह दुरानी के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। द थ्री बैटल्स प्लेड a significant role in shaping the political landscape of India, with the first battle marking the beginning of the Mughal rule and the third battle marking the decline of the Maratha Empire. 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था बिटवीन मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह दुरानी, तो यहाँ पे जो अहमद शाह दुरानी है इसने मराठास को एक तरीके से डिफीट कर दिया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच इज द वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स एंड द निकोबार आइलैंड्स। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल दिस सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स एंड द निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये हमारी कंट्री के लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं।
ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। द 10-degree channel separates the Andaman Islands and the Nicobar Islands. This channel is approximately 150 kilometers wide from north to south and 10 kilometers long from east to west. It lies in the 10 degree of north latitude, hence its name is 10-degree channel. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कितने आइलैंड्स लोकेटेड हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 572 आइलैंड्स लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स इनहेबिटेड हैं। अगर हम बात करें इंडिया में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स प्रेजेंट हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए 36 आइलैंड्स लोकेटेड हैं इन लक्षद्वीप। तो चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें जो यहाँ पे अदर चैनल्स मैंशनड है लाइक 8-degree चैनल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस। तो अगर हम बात करें 8-degree चैनल की, तो 8-degree चैनल ये सेपरेट करता है मिनिकॉय को। मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है। मिनिकॉय को सेपरेट करता है फ्रॉम मालदीव्स। तो मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 8-degree चैनल। अगर हम बात करें 9-degree चैनल की, तो 9-degree चैनल ये मिनिकॉय को सेपरेट करता है फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप का जो आइलैंड है वहाँ से सेपरेट करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9-degree चैनल। 10-degree चैनल ये सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। अगर बात करें 11-degree चैनल की, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो 11-degree चैनल है ये अमन दीवी को एक तरीके से सेपरेट करता है, विच इज़ द नॉर्दर्न पार्ट फ्रॉम द कैनोर आइलैंड्स विच इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट within the Lakshadweep. This you have to keep in mind. तो लक्षद्वीप के भी हमने आइलैंड्स डिस्कस किए थे, नंबर ऑफ आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, एंड दे आर 36 इन नंबर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स प्रेजेंट हैं। महाराष्ट्र हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ लार्ज डैम्स इन इंडिया। स्पेसिफिकली एज ऑफ 2018 महाराष्ट्र के पास 2354 लार्ज डैम्स प्रेजेंट थे। इफ़ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र को इंडिया का महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, एंड मुंबई को इंडिया में द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ़ यू टॉक अबाउट मुंबई, तो मुंबई को इंडिया में द कैपिटल ऑफ द बिलियनियर्स के नाम से भी समटाइम्स रेफर किया जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें इंडिया के लार्जेस्ट डैम की, तो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है हीराकुड डैम। तो हीराकुड डैम विच इज़ लोकेटेड इन ओडिशा, कौन सी रिवर के ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर है। ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और इसकी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट डैम है, और इसकी जो लेंथ है वो है अराउंड 25.7 किलोमीटर्स, हम कह सकते हैं 25.7 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है, और महानदी रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है। और कब स्टैब्लिश हुआ पूछा जाए तो 1953 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की टॉलेस्ट डैम की, तो इंडिया का जो टॉलेस्ट डैम है दैट इज़ द टिहरी डैम, जो उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। टिहरी डैम जो उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। और अगर हम बात करें टिहरी डैम की, तो ये इसकी जो हाइट है वो है 260.5 मीटर्स, 260.5 मीटर्स इसकी हाइट है। और टिहरी डैम है, ये आपको ध्यान में रखना है, हाईएस्ट डैम है ये हमारी कंट्री का। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कब कंप्लीट हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1978 में, और कंप्लीट कब हुआ था? इन द ईयर 2006 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है टिहरी डैम, अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के बीच में, यानी जहाँ पे 2 रिवर्स मिलती हैं वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और ये 2 रिवर्स हैं भागीरथी एंड भिलगंगा। तो भिलगंगा एंड भागीरथी रिवर के कॉन्फ्लुएंस के बीच में ये टिहरी डैम जो है ये सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इट इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ द कंट्री एंड द 4th हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात एंड महमूद लोधी joined राणा संगा with their forces to fight against which of the following मुगल रूलर्स? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर
ए यानी कि बाबर, तो बाबर से लड़ने के लिए मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, इन्होंने हसन खान ऑफ मेवात, इन्होंने एंड महमूद लोदी ने एक तरीके से ज्वाइन कर लिया था विथ राणा संगा टू फाइट अगेंस्ट द मुगल एम्परर बाबर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. बाबर ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर. अभी हम सभी जो इम्पोर्टेंट मुगल्स हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. बिफोर दैट देयर वर द पीपल हु जॉइंड टू राणा संगा, और इन्होंने बाबर के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक तरीके से ट्रीटी फॉर्म की थी. द बैटल ऑफ खानवा विच वॉज फॉट इन द ईयर 1527 was a major clash between the Rajput Confederacy led by Rana Sanga and Babur's Mughal forces. Medini Rai, Hassan Khan and Mahmud Lodi, the brother of Ibrahim Lodi, were among the Rana Sanga's allies in this battle. This you have to keep in mind. तो चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट मुगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ बाबर. बाबर को कंसिडर किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर. बाबर के सन थे हुमायूं, और हुमायूं एक तरीके से हम बात करें तो हुमायूं ने बीच में अपना जो किंगडम था वो लूज़ कर दिया था. तो इन्होंने रूल किया था 1530 से लेकर 1540 तक, और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक, ये आपने ध्यान में रखना है. तो जो हुमायूं था ये शेरशाह सूरी से हार गया था इन 1530, और उसके बाद पर्शियन असिस्टेंस के साथ इसने वापस अपना जो टेरिटरी है उसको गेन किया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद हुमायूं की बेटा था अकबर. तो अकबर की बात करें तो अकबर को वन ऑफ द ग्रेट लीडर कंसिडर किया जाता है. इन्होंने दीन ए इलाही नाम की इंस्टीट्यूशन को भी इस्टेब्लिश किया था. दीन ए इलाही, ये आपने ध्यान में रखना है. एंड बीरबल वॉज वन ऑफ द पर्सन हु जॉइन दिस दीन ए इलाही. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इसके अलावा अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर को जस्टिस बेल के लिए जाना जाता है, बेल ऑफ जस्टिस के लिए जाना जाता है. एंड जहांगीर वॉज द पर्सन जिन्होंने गुरु अर्जन देव, जो सिख के गुरु थे, इनका असैसिनेशन करवाया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इसके अलावा जहांगीर को मिनिएचर्स और स्मॉल पेंटिंग्स होती हैं, एक आर्ट फॉर्म है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी जाना जाता है जहांगीर को. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. बेल ऑफ जस्टिस भी आपने ध्यान में रखनी है. इसके अलावा अगर हम बात करें जहांगीर के बेटे की, तो जहांगीर का बेटा है शाहजहां ने हमारे जो मैक्सिमम मॉन्यूमेंट्स है दिल्ली में, उनका कंस्ट्रक्शन करवाया है. जैसे हम बात करें हमारा जो रेड फोर्ट है, जिसे लाल किला कहा जाता है, रेड फोर्ट हो गया जो दिल्ली में सिचुएटेड है, एंड जामा मस्जिद हो गया, और काफ़ी अदर मॉन्यूमेंट थे जिनका कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने करवाया है. देन शाहजहां का बेटा था औरंगजेब वॉज द लास्ट मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर, एंड ही डाइड इन द ईयर 1707. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए, और इसके अलावा अगर हम बात करें वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, तो बहादुर शाह गफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह गफर 1857 में इन्होंने अपनी पावर को लूज कर दिया था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article provides that all minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. The correct answer for this question will be option number D, यानी कि आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से राइट देता है टू द माइनॉरिटीज़ कि वो अपना जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है या फिर अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको ओपनली इस्टेब्लिश कर सकती हैं विद इन द कंट्री. So, Article 30 of the Indian Constitution guarantees that all minorities, whether based on religion or language, have the right to establish and administer educational institutions of their choice. This is a right and a fundamental right, ensuring that the minorities can preserve their distinct cultural, religious and linguistic identity through the education. अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया है. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने USSR से अडॉप्ट की थी. हमने ये अडॉप्ट की थी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. और यहाँ पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड किया था, और USSR से हमने ये बोरो की हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़. हमने तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था, और करंट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. जो ये एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002
2002 में ही हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके अंडर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नंबर 11 कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई है, तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मैंशनड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें फर्स्ट राइट की, तो फर्स्ट हमारी राइट है, लेट मी राइट इट क्लियरली अबाउट द 6 फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारी राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आती है। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक मैंशन है। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी को भी एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता है विद इन द कंट्री, और ये आता है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 के बीच में। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इट कम्स अंडर आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये कहाँ आती हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इट कम्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करें आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह डिफाइन किया था आर्टिकल 32 को। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट question is the Environment Protection Act of 1986 empowers the dash. So the next question is the Environment Protection Act of 1986 empowers the dash to establish authorities charged with mandate of preventing environmental pollution in all of its forms. Right answer will be option number B, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज चार्ज्ड विद प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंडेट करें, को फॉर्म करें जो एनवायरमेंट में हो रहा है पॉल्यूशन को एक तरीके से कम करें या कंट्रोल करें। दिस एक्ट एनेक्टेड इन 1986 एम्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, and central government has the power to create these authorities under section 3(3) to tackle specific environmental problems. This you have to keep in mind. और अगर हम बात करें ये एक हम कह सकते हैं एक मेजर कॉन्सिक्वेंस था इन द रिस्पॉन्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी की बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजिडी ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं ट्रॉमेटाइजिंग फेस था इंडिया के लिए, जो 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर किल्ड बिकॉज इनोसेंट इंडियंस वर किल्ड। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ये 1984 में हुई थी। यहाँ पे एक मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस थी, वो लीक कर गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी, इनोसेंट पीपल को। तो एक तरीके से इस भोपाल गैस ट्रेजेडी का रिस्पॉन्स था ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बूटिंग। सो द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड ड्राइव इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड एज बूटिंग। तो इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस को जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, तो इस प्रोसेस को बूटिंग के नाम से जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को एंड प्रोवाइड करता है यूजर को एक इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। So the next question is, who was the first president of Indian National Congress? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फॉर्मेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये आपको ध्यान में रखना है, बॉम्बे में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके फॉर्मेशन में इसका फॉर्मेशन करने में एओ ह्यूम को काफ़ी बड़ा हाथ माना जाता है। इनको फाउंडर की तरह
द्वारा कंसिडर किया जाता है। और यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी वॉज एन इंडियन बैरिस्टर एंड ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ मेजर सेशंस को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूरत स्प्लिट की। सूरत स्प्लिट में जो हमारे नेशनल लीडर्स थे वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिवाइड हो गए थे और सूरत स्प्लिट हुआ था इन द ईयर 1907 में। अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ये थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट थी 1917 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने कोलकाता सेशन को लीड किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट विमेन टू बिकम अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, और इन्होंने 1925 में कांग्रेस का सेशन लीड किया था और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने एक लौता कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन को लीड किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 1924 में बेलगाम का जो सेशन था कर्नाटका में, इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे 1947 में, तो ये थे JB कृपलानी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बात करें लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस, ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय whom। तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर। तो बाबर ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर, और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। ही एस्टैब्लिश्ड द एम्पायर इन इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द लोधी डायनेस्टी। कि कौन से रूलर को हराया था? इब्राहिम लोधी को, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, and the next question is in 1981 ISRO launched India's first geostationary satellite called। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि एप्पल। तो एप्पल वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया, फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो इंडिया। तो इसरो की बात करें तो इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में सिचुएटेड हैं, और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो ये थे विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ इसरो की तो रिसेंटली एस सोमनाथन इनको रिप्लेस करा है वी नारायणन ने, और ये करंट में चेयरमैन है इसरो के। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इन 1981 इसरो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल। इसका फुल फॉर्म है एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेंसिलिन। तो पेंसिलिन इट इज अ एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपको ध्यान में रखना है, और ईयर था 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सीडेंटली नोटिस्ड द मोल्ड ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। पेट्री डिश क्या होती है? जहाँ पर बेसिकली कल्चर परफॉर्म किया जाता है या फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। दैट वॉज अ किलिंग बैक्टीरिया अराउंड इट लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मार्च इज अ फोक डांस फ्रॉम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एक थिएटर या फिर एक फोक डांस है मार्च, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश को जो हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है। March is a folk theatre form, not a dance, originating in Malwa region of Madhya Pradesh. It is a traditional form of performance that incorporates singing, dancing, and dramatic representation of stories, particularly those from mythology, religion और history को एक तरीके से present करते हैं through the dance form या फिर एक तरीके से theatre form में। The term march is derived from the Hindi word मंच which means the stage, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ये एक लौता नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और गैलियम ये वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मेटल होता है जो बॉडी टेम्परेचर में आके ही गल जाता है यानी कि मेल्ट हो जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। So the only non-metal that is liquid at room temperature is bromine. Bromine is a member of the halogen family यानी कि ग्रुप 17 को बिलोंग करता है and is a fuming red brown liquid at the room temperature. अगर हम बात करें only metal which is liquid at room temperature तो वो हो जाएगा मरकरी यानी कि Ag। ये भी आपने ध्यान में रखना है। मेटल कौन सा होता है? मरकरी। और नॉन मेटल ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। रेड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग द विजिबल कलर्स। इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी while violet light has the shortest wavelength and the highest frequency। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये आपने ध्यान में रखना है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। और हमने क्या पढ़ा? रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होती है। इसको जो स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं इनको हम VBGYOR विबग्योर करके भी याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक होती है टू लर्न द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो चलिए, इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस लाइट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप पेनिट्रेटिंग पावर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे जो रेड लाइट है इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब कोहरा यानी कि फॉग वगैरह लग जाता है तो यहाँ पर जो हमारी रेड लाइट होती है इसकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो काफ़ी ईजिली हमें दूर से ही ये विजिबल रहती है। इसलिए रेड लाइट को यूज़ किया जाता है बेसिकली ट्रैफिक सिग्नल्स में। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी लाइट की होती है? वॉयलेट लाइट या फिर वॉयलेट या फिर ब्लू, यहाँ पे हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड एट। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। तो असम में लोकेटेड है इंडिया की ओल्डेस्ट या फिर एशिया की और इंडिया की ओल्डेस्ट फील्ड, oldest oil field. So option B will be the correct answer for this question. The oldest oil field in Asia is located at Digboi, Assam. The first oil well in Asia was drilled in Digboi 1889 and the first oil refinery in Asia was established in the 1901. Digboi is still a home to Asia's oldest operating oil refinery. This you have to keep in mind. और दिग्बोई को द ऑयल सिटी ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज आर्टिकल 21A। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन को मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ को के बारे में डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 21A की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सो इट डिस्क्राइब्स द राइट टू एजुकेशन। इट गारंटीज दैट ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 and 14 have the right to free and compulsory education. The article was added through the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इज सेड टू बी बिल्ट कोमेमोरेट द एरेडिकेशन ऑफ प्लेग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुतुब मीनार। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चार मीनार। Because Qutub Minar it was established by Qutbuddin Aibak and it was completed by his son-in-law Iltutmish। तो ये तो अलग बात हो गई, और इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये मार्क कर रहा था द एंड ऑफ द डिजीज प्लेग। तो प्लेग काफ़ी हार्मफुल डिजीज होती थी पहले के टाइम पे, क्योंकि इसका कोई भी ट्रीटमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट नहीं था। तो इसको एक तरीके से इसके इरेडिकेशन की खुशी में चार मीनार का कंस्ट्रक्शन किया गया था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स
The fifth ruler of Qutub Shahi dynasty, Muhammad Quli Qutub Shah, built the Charminar in 1591 after a devastating plague swept through the city. He prayed for the plague's end and vowed to construct a mosque that at the site where he prayed, which later came to be known as the Charminar. Next question. Which of the following is not an example of word processor? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. Instead, examples of word processors are Microsoft Word, Google Docs and Open Office Writer. ये आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे भी कुछ word processors mentioned हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द वाइट डेजर्ट लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में वाइट डेजर्ट लोकेटेड है. सो द वाइट डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इंडिया. It is a vast salt marsh situated in the Thar Desert and the prominent part of the Great Run of Kutch. The desert is famous for its striking white salt encrusted landscape. This you have to keep in mind. तो इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी कंट्री के लार्जेस्ट डेजर्ट की, तो ये है थार डेजर्ट. और वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो ये है सहारा डेजर्ट, इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्वेश्चन इज व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3NH2? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन अमाइन. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था और IUPAC नेम पूछा गया था CH3NH2 का. तो जो CH3 वाला पार्ट है ये मिथ ग्रुप हम इसे कहते हैं एंड NH2 रिप्रेजेंट्स द अमाइन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका नाम हो गया मीथेन अमाइन. अगर आपको IUPAC के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए होगी, सो आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑन IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो आपके बेसिक IUPAC नॉमेनक्लेचर जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो द IUPAC नेम फॉर CH3NH2 is methane amine. This is because it is an amine where the hydrogen atoms in ammonia NH3 has been replaced by methyl group, that is CH3. This you have to keep in mind. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.